हाय स्टूडेंट, मैं महावीर कुमार। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं आज परमाणु संरचना टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको 100% कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अपने दोस्तों के साथ जब यह साझा कीजिएगा तब पता चलेगा कि आपके पास कितना बढ़िया नॉलेज हो चुका है। आते हैं हम लोग परमाणु संरचना। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कनाद ने कहा था कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म एवं अखंडीय कण है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म और अखंडीय कण है। कहने का मतलब परमाणु इतना छोटा है जिसका खंड नहीं कर सकते हैं, जिसे तोड़ नहीं सकते हैं। सर्वप्रथम महर्षि कनाद ने बोला। ठीक इसी प्रकार डाल्टन साहब ने भी बताया कि परमाणु के कण अत्यंत सूक्ष्म है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। पदार्थ के कण छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। डाल्टन साहब के कथनानुसार पदार्थ के छोटे छोटे कण परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। परंतु काफी शोध और प्रयोगों के बाद यह पता चला कि परमाणु खंडीय है। परमाणु के अत्यंत मौलिक कण है। परमाणु में भी अत्यंत मौलिक कण है जिसके प्रमुख मौलिक कण 3 हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हमने यहां लिखा भी है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का परिमाण हमेशा ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन का परिमाण हमेशा उदासीन होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया एवं प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। परमाणु में एक नाभिक होते हैं। परमाणु में एक नाभिक होते हैं जिसे इस प्रकार सूचित किया जाता है। परमाणु में एक नाभिक होते हैं जिसे प्लस करके और उसको घेर दिया जाता है। अब देखिए, नाभिक का खोज किसने किया? नाभिक का खोज किसने किया? तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखिए, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होता है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन प्लस, और इसको देखिए, प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक। तो उदासीन प्लस धनात्मक बराबर धनात्मक, अर्थात धन बोले तो प्लस वैल्यू। यही कारण है कि परमाणु का नाभिक हमेशा ऑलवेज टाइम क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इसके बाद हम लोग जस्ट इसके नीचे पढ़ेंगे कि परमाणु हमेशा उदासीन होता है। फिर आप पूछेगा, सर बताइए परमाणु उदासीन कैसे होता है? परमाणु उदासीन कैसे होता है? तो किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु के
मूल अवयव ऋणात्मक होते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के मूल अवयव ऋणात्मक होते हैं। तो ऋणात्मक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ लिखा, प्रत्येक परमाणु के मौलिक अवयव ऋण आवेशित होते हैं। तो ऋण आवेशित कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। जितना इलेक्ट्रॉन होगा, मानिए यहाँ सोडियम लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? तो 11 माइनस इसलिए लगा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होता है, प्लस तो प्लस। उसके बाद में देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन क्या है? धनात्मक, प्लस 11, प्लस इंटू प्लस, प्लस 11 कट गया 0। 0 का मतलब उदासीन। आ रहा है समझ में? तो परमाणु हमेशा कैसा होता है? तो उदासीन होता है। नीचे वाला लाइन समझ चुके हैं कि प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणु के मौलिक कण हमेशा ऑलवेज टाइम ऋणात्मक होता है। अब हम लोग परमाणु में कक्षाओं के बारे में ज्ञान अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि परमाणु की कक्षा तत्वों की संख्या पर निर्भर करती है। परमाणु की कक्षा तत्वों की संख्या पर निर्भर होते हैं। परमाणुओं की कक्षा पहले 60 तत्व हुए, फिर उसके बाद बढ़ते गए 80 हुए, फिर 100 हुए, फिर 105 हुए, 107 हुए, 108 हुए, 110 हुए, ऐसे कर कर के 119 तक पहुंचा। तो ये कांस्टेंट नहीं होता है। परमाणु की कक्षा ऐसा नहीं है कि 7 होगा तो 7 ही होगा, 8 होगा तो 8 ही होगा, 2 होगा तो 2 ही होगा। जैसे जैसे तत्व की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणुओं की कक्षा बढ़ेगा। जैसे जैसे तत्व की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणुओं की कक्षा बढ़ेगा। तो अभी लगभग 119 तत्व हैं। अभी हम लोगों के पास कितने तत्व हैं? 119 तत्व। और हम लोग 119 तक के लिए कक्षा अपने से ज्ञात करेंगे, ये नहीं कि ड्रॉ करेंगे। कैसे हुआ? अगर 5 आ रहा है तो 5 कैसे हुआ, 7 आ रहा है तो 7 कैसे हुआ, 6 आ रहा है तो 6 कैसे हुआ, ऐसे समझेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि परमाणु में 4 उप कक्षा होते हैं। परमाणु में 4 उप कक्षा होते हैं। परमाणु के कक्षा में 4 उप कक्षा होते हैं। परमाणु के कक्षा में 4 उप कक्षा होते हैं, जिसका नाम है S P D F। S P D F, S P D F। नीचे आते हैं। परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करता है। यदि आपसे कोई पूछे कि परमाणु की कक्षा में कौन सा कण हमेशा गति करते रहता है, तो आप कहिएगा परमाणु के कक्षा में हमेशा इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। अब परमाणुओं की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र होता है 2n²। परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2n²। और ये मोस्ट वीवीआई लाइन है, वीवीआई लाइन है। इससे से हम लोग निकाल पाएंगे कि परमाणु में कितने कक्षा होते हैं। देखिए उप कक्षा S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा,
ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं रह सकता है। उसके बाद में देखिए, जब रहेगा तो 2 ही रहेगा। उसके बाद उप कक्षा P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उप कक्षा P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। एक रह सकता है कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। 2 बिल्कुल रहेगा। 3 बिल्कुल रहेगा। 4 बिल्कुल रहेगा। 5 बिल्कुल रहेगा। 6 बिल्कुल रहेगा। 7 नहीं रहेगा। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 रह सकता है। उसके बाद उप कक्षा डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उप कक्षा डी में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और उप कक्षा एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होता है। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। 2, 6, 10, 14, SPDF 2, 6, 10। हम लोग परमाणु की कक्षा की संख्या ज्ञात करेंगे। परमाणु की कक्षा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें तत्व, वर्तमान में कितने तत्व है उसकी संख्या के बारे में जानना जरूरी है। तो वर्तमान में अभी तत्वों की संख्या 119 है। वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है? 119 है। देखिए, परमाणु की कक्षा में अभी हम लोग थोड़ा देर पीछे पढ़ेंगे। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? 2n², जहां n कक्षाओं की संख्या है। पहला कक्षा के लिए हमने निकाला तो 2 इलेक्ट्रॉन आए। दूसरा कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा कक्षा के लिए 32 इलेक्ट्रॉन और पांचवा कक्षा के लिए 50 इलेक्ट्रॉन, छठा कक्षा के लिए 72 इलेक्ट्रॉन और सातवां कक्षा के लिए 98 इलेक्ट्रॉन और आठवां कक्षा के लिए 128 इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं 98 और 119, सातवां नहीं 8वां में जाएगा। हम लोग निकालें कैसे? 2n²। 2 कक्षाओं की संख्या की जगह रख दिए हैं कक्षा, 1 का स्क्वायर। 2 गुने 1 बराबर 2। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब हम लोग जानते हैं कि परमाणु में एक नाभिक होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? एक नाभिक होते हैं। और वह नाभिक हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो पहला कक्षा देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा कक्षा के लिए 32 इलेक्ट्रॉन और पांचवा कक्षा के लिए 50 इलेक्ट्रॉन, छठा कक्षा के लिए 72 इलेक्ट्रॉन, सातवां कक्षा के लिए 98 इलेक्ट्रॉन और आठवां कक्षा के लिए 128 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोग जाने कि अभी वर्तमान में परमाणु की कक्षा की संख्या कितनी है? तो 8 है। परमाणुओं की कक्षा की संख्या कितनी है? 8, जिसे लिखा जाता है K L M N O P Q R।
कक्षा के, दूसरा कक्षा L, तीसरा कक्षा M, चौथा कक्षा N और पांचवा कक्षा O, छठा कक्षा P, सातवां कक्षा Q और आठवां कक्षा R। अब देखते हैं कक्षा में उप कक्षाओं की संख्या को ज्ञात करेंगे कि पहला कक्षा में कितना उप कक्षा है, दूसरा कक्षा में कितना उप कक्षा है, तीसरा कक्षा में कितना उप कक्षा है, चौथा कक्षा में कितना उप कक्षा है और पांचवें कक्षा में कितने उप कक्षा है। इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट कक्षा में पहला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। और उप कक्षा S में, सब ऑर्बिट S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितना है, 2 है। तो यानी कि मतलब जो S है वो कितना रखेगा, 2 रखेगा। S कितना रखेगा, 2। तो यानी कि मतलब पहला कक्षा में कितना उप कक्षा, 1, ओनली 1 S। दूसरा कक्षा में देखते हैं, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए S के पास 2 और P के पास 6, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 2 और 6 8, यानी मतलब दूसरा कक्षा में S प्लस P, S और P, SP जुटेगा कि नहीं, SP। तीसरा कक्षा में देखते हैं, तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, S P D जोड़िए, S का 2, P का 6 और D का 10 बराबर 2 और 6 8, 8 10 18, SPD। यानी मतलब तीसरा कक्षा में क्या हटेगा, SPD। उप कक्षा 3 हटा, चौथा में देखते हैं SPD 18 के लिए तो हो गया। और इसमें अब कितना जोड़े कि 32 होगा, तो F जोड़ते हैं। तो देखिए 2 + 6 + 10 + 14, 8 18 14 32। इसमें चौथा कक्षा में SPDF। इसके बाद सब में क्या होगा, SPDF, S सब में होगा SPDF, SPDF, SPDF। ऐसे ही हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो पहला कक्षा में कितना उप कक्षा, 1। दूसरा कक्षा में कितना उप कक्षा, 2, SP। और तीसरा कक्षा में कितना उप कक्षा, 3, SPD। चौथा कक्षा में कितना उप कक्षा, 4, SPDF। 4। इसके बाद ऐसे होते चला जाएगा। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लास समझ में आया होगा और हैवी कंसेप्ट के साथ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।